मेरा नाम शिखा है। मैं एक गरीब परिवार में पली बड़ी लड़की थी और बीए तक शिक्षा हासिल कर पाई थी। मैंने नौकरी की बहुत तलाश की। जब मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली तो मैंने अपने घर के बाहर फास्ट फूड की एक छोटी सी दुकान बना ली। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। उसके साथ मैंने एक छोटा सा बच्चा भी देखा था जो मुझसे बार बार मोमोज मांग रहा था। मैंने उसे 2 मोमोज उठाकर दे दिए तो वो लड़की कहने लगी, अगर हमारी मदद करनी है तो हमें अपने घर पर लेकर चलो। रात का समय है। मैं एक बेसहारा और जवान लड़की हूँ। मेरी इज्जत यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं एक लड़की थी, इसलिए उसकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उसने कहा कि मैं सुबह होते ही तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। बस रात गुजारने के लिए मुझे किसी छत की ज़रूरत है। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आया था, इसलिए मैं उसे अपने घर लेकर आ गई थी और अलग कमरे में सुला दिया था। जब रात के 2:30 बजे वो बच्चा रोता हुआ मेरे कमरे में आया और मुझे उठाकर अपनी माँ के कमरे में ले गया। मैं घबराकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो लड़की तो मेरे माता पिता के। मैं एक छोटी सी बस्ती के छोटे से घर में रहती थी। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन होश संभालने के बाद मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा मेरी 2 जवान बहनें भी थीं, जो मुझसे उम्र में ज़्यादा छोटी तो नहीं थी, मगर जवान थी और सुंदर भी थी। मैंने जब से होश संभाला था, अपने घर में परेशानियां ही परेशानियां देखी थी और अपनी माँ को भी घर के खर्चे के लिए परेशान होते हुए पाया था। मेरे पापा जो कुछ भी कमाकर लाते थे, सारे पैसे मेरी माँ के ही हाथ में रख देते थे। मेरे पापा एक मामूली से मजदूर थे। दिन भर मेहनत करके आखिर में उनके हाथ में थोड़े ही पैसे आते थे और उन पैसों से घर का खर्चा पूरा करना मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पापा घर में अकेले कमाने वाले थे। ऊपर से 3-3 बेटियों का बोझ भी था। हम खाने वाले 5 लोग थे। मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें भी पढ़ाई कर रही थी और मम्मी पापा किसी न किसी तरह अपना पेट काट कर घर का खर्चा चला रहे थे। मैं बचपन से ही बहुत शांत व्यवहार वाली लड़की थी। मुझे अपने घर की हर परेशानी अच्छे से नजर आती थी। अपने माता पिता की परेशानी पर मेरी नज़रें हमेशा जमी रहती थी। मैं कुछ भी करके उनकी परेशानियां दूर करना चाहती थी। हालांकि मेरे माता पिता ने कभी भी अपनी तीनों बेटियों के सामने घर के खर्चे को लेकर कोई भी बात नहीं की थी। लेकिन जब मेरी माँ खाना खाते हुए से अचानक पतीली में झाँककर अपना हाथ खाने से खींच लिया करती थी, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि ज़रूर पतीली में खाना कम होगा, तभी तो मम्मी ने हम लोगों के लिए अपनी भूख को मार दिया है। वो ऐसे ही थी। उन्होंने गरीबी के हालात में भी हम तीनों बहनों को हमेशा सब्र से रहना सिखाया था, मगर हमारा पेट भरने के लिए अपनी भूख को अधूरा छोड़ देती थी। पापा भी जब थके हुए काम से घर वापस आते थे और अपनी पूरे दिन की कमाई मम्मी के हाथ में रखते, तो कुछ देर के लिए मेरी माँ और पिताजी अपना सर पकड़कर बैठ जाते थे। मम्मी कहती थी कि इतने कम पैसों में आखिर हम लोग कल क्या खा सकते हैं। अगर पैसे कम होते तो मम्मी दाल को पतली कर दिया करती थी। इस तरह वो दाल 2 दिन तक तो चल ही जाती थी। घर के हालात हम तीनों बहनों के सामने थे, इसलिए हम भी खामोशी से जो हमें मिलता उसे खा लेते थे। अपने घर की इतनी परेशानियां मुझसे देखी नहीं जाती थी और मैं चाहती थी कि मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मैं एक लड़की थी। मुझे घर से बाहर पढ़ने जाने के लिए भी लोगों के बहुत सारे तानों का सामना करना पड़ता था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि इनके पास खाने के लिए तो कुछ होता नहीं है, बेटी देखो कैसे कंधे पर बैग डालकर स्कूल जाती है। मुझे ये सब कुछ सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं फिर भी पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती थी और अपने घर के हालात सुधारना चाहती थी। मैं 15 साल की बच्ची होने के बावजूद भी जल्द ही समझदार हो गई थी। मेरा बचपन ऐसे तानों ने मुझसे छीन लिया था और मैं अपनी उम्र से ज्यादा सोचने लगी थी। एक दिन मम्मी घर के आंगन में उदास सी बैठी हुई थी। मैं भी अपनी माँ को उदास देखकर उनके पास जाकर बैठ गई। उस समय मैं सिर्फ 7वीं कक्षा में थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरे मुंह से स्कूल न जाने की बात सुनकर मम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे पूछने लगी, क्यों बेटा, क्या हुआ है? तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगी? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें लाकर दूंगी। मम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं पढ़ने में कितनी अच्छी हूँ। वो मुझे पढ़ने में पूरा सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी तीनों बेटियों में
मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ और सबसे ज़्यादा पढ़ाई का शौक़ भी मुझे ही है। इसीलिए वो मेरे शौक़ को पूरा करने की हर तरह से कोशिश कर रही थी। मैंने मम्मी का चेहरा देखा और फिर सर झुका दिया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं मोहल्ले के घरों में काम करूँगी तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे और हम पेट भरकर खाना खा सकेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप खाना खाते से उठ जाती हो और कहती हो कि मेरा पेट भर गया। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। जब गली से गुजरते हुए लोग कहते हैं कि इनके पास खाने को तो कुछ नहीं होता, बेटी की पढ़ाई में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हमारी गरीबी का लोग मजाक बनाते हैं। मैं भी लोगों के घरों में काम करूंगी, देखना, तो हमारे पास पैसे आने लगेंगे और आप भी पेट भरकर खाना खा सकोगी। इतना कहकर मैं ज़मीन को घूरने लगी थी और मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। मम्मी मेरी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो रही थी। उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। जब काफ़ी देर हम दोनों के बीच खामोशी रही तो मैंने मम्मी की तरफ सर उठाकर देखा तो मम्मी अपनी साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाकर अपने आंसू साफ कर रही थी। कुछ देर बाद मम्मी ने मुझसे कहा, शिखा बेटा, हमारा कोई बेटा नहीं है। हमें कभी बेटे की कमी महसूस भी नहीं हुई क्योंकि हमारे लिए हमारी तीनों बेटियां ही बेटा और बेटी दोनों हैं। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम में कुछ कर दिखाने का जज्बा है। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। मैं और तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम कितनी काबिल हो और आगे जाकर क्या कुछ कर सकती हो। तुम्हारी दोनों बहनें भी पढ़ाई करती हैं, लेकिन तुमसे अच्छी और काबिल नहीं है। उन्हें पढ़ाई का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, इसलिए हम उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और जब तुम पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन जाओगी, तब मैं पेट भरकर खाना ज़रूर खाऊंगी। मगर अभी तुम्हें पढ़ना है क्योंकि लोगों के घरों में काम करने से तुम कभी अपना भविष्य नहीं बना सकती। तुम हमारे परिवार की ताकत हो। तुम्हारी सोच सबसे अलग है, तभी तो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने में सबसे आगे रहती हूँ। मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम खूब दिल लगाकर पढ़ो ताकि तुम बड़ी होकर अपने माता पिता की गरीबी को दूर कर सको और हम सब इज्जत से सर उठाकर जी सकें। मैं बहुत ध्यान से मम्मी की बातें सुन रही थी। मम्मी मुझसे बात करते हुए दूर आसमान की तरफ देख रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब और बड़ा इंसान बनने का सपना उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। मम्मी मुझे ये सब इतनी ज़्यादा हसरत से कह रही थी कि मैं लगातार उनका चेहरा देखती रह गई थी। उस समय मैंने ये फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ के सपने को हरगिज़ भी टूटने नहीं दूंगी और दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच सकूं और अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकूं। मैं ये बात भी जानती थी कि ये सफ़र मेरे लिए हरगिज़ भी आसान नहीं होगा क्योंकि लड़कियों के रास्तों में बहुत सारे कांटे और रुकावटें आती हैं। क्योंकि जिस घर में पेट भर के खाने की रोटी नहीं होती, वहाँ मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगा सकती थी। मगर सारे ख्यालों को अपने दिमाग से झटका। मैंने अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाने की कोशिश की थी। मम्मी को वहीं चौखट पर बैठा हुआ छोड़कर मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई थी क्योंकि अभी मुझे पढ़ना था। मैं अपनी मम्मी के सपने को हर हाल में पूरा करना चाहती थी, मगर ये भी जानती थी कि अभी इन सपनों को पूरा होने का समय बहुत दूर है। मैं ये सब कर पाऊंगी या नहीं, इस सब का तो मुझे नहीं पता था, मगर मैंने उस रास्ते पर चलने की ठान ली थी क्योंकि अपनी मम्मी की आंखों में मैंने हसरत और दुखों को एक साथ देखा था। आज से पहले तक तो मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, मगर माँ की बात सुनने के बाद मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचना है तो मुझे अपने पूरे स्कूल में टॉप करना होगा। इसके लिए मुझे पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं दिल लगाकर शिक्षा हासिल करती रही, मगर इस बीच हमारे घरेलू हालात इतने ख़राब हो गए कि पापा को मजबूरन मेरी दोनों छोटी बहनों को स्कूल से हटाना पड़ गया था। पापा किसी एक की ही फीस के पैसे दे सकते थे, इसी वजह से उन्होंने दोनों छोटी बहनों को स्कूल से हटा दिया। हालांकि मैंने मना भी किया था कि उन दोनों को स्कूल में पढ़ने दीजिए, मगर वो दोनों भी पढ़ना नहीं चाहती थी। पापा ने कहा कि बेटी, वो दोनों दिलचस्पी से पढ़ाई नहीं करती। तुम्हें पढ़ने का शौक़ है, तुम पढ़ाई करो। मैं उन दोनों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मगर हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। जिस दिन तुम किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओगी, उस दिन मेरे दिल से ये दुख दर्द दूर हो जाएगा।
कि मैं अपनी दोनों बेटियों को शिक्षा नहीं दिलवा सका। दो न सही, पर एक बेटी तो अपने पिता का सहारा बनेगी, ये बचे हुए पापा के शब्दों में दुख उभर आया था। मेरी दोनों बहनों ने अब घर में ही रहकर घर के कामकाज करना शुरू कर दिए थे। सबसे छोटी बहन निशा ने मम्मी से सिलाई सीखनी शुरू कर दी थी और दूसरे नंबर वाली बहन साक्षी को घर का कामकाज का बहुत शौक था। मम्मी उन दोनों को हौसला दिया करती थी और उन दोनों को भी उनके शौक पूरे करने का मौका दिया गया था। वो उन दोनों को कहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि मैं जिस दिन कामयाब हो गई, उस दिन मैं अपने घर वालों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा था और दिल लगाकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। इसका नतीजा ये निकला था कि मैं हर क्लास में ही फर्स्ट नहीं आती थी, बल्कि पूरे स्कूल में टॉप करती थी, जिसकी वजह से स्कूल की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी थी और अब मेरी पढ़ाई फ्री होती जा रही थी। मेरे रिजल्ट देखकर मेरे पापा और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होते थे। अब मैं हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुई थी और उसके बाद मैंने स्कॉलरशिप की मदद से कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। साथ ही मुझे छोटी-मोटी नौकरी की भी ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने मोहल्ले के घर-घर जाकर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और छोटे-मोटे खर्चे भी उठाने लगी थी। अब पापा का बोझ भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। ये सफ़र काफ़ी लंबा था और काफ़ी मुश्किल रहा था, लेकिन ऊपर वाला बुरे दिन ख़त्म करने के बाद जल्द ही अच्छे दिन भी दिखा देता है। लेकिन मेरी मंजिल अभी भी बहुत दूर थी और रास्ता बेहद कठिन था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और दिल लगाकर पढ़ाई करती रही। यहाँ तक कि मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया था और मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, वो जितने पैसे मैं कमाती थी, वो सब खर्च हो जाया करते थे और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे और ना ही मम्मी पापा के पास इतने पैसे होते थे कि वो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर सके। मैंने अब खुद ही पढ़ाई को ख़त्म करने के बारे में सोचा था। मैंने सोच लिया था कि जितना पढ़ लिया उतना ही काफ़ी है। अब मुझे अपने घर वालों के लिए नौकरी करनी चाहिए। लेकिन मैं कहाँ नौकरी करती, मैं अभी भी बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी और उन पैसों से मेरे पास कोई बचत नहीं होती थी। उन्हीं दिनों मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरे कॉलेज में इतने अच्छे नंबर थे कि मुझे फिर से स्कॉलरशिप मिली है। सरकार चाहती है कि मैं आगे और पढूं और स्कॉलरशिप की मदद से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं अपने अच्छे नंबर लाने की वजह से कई सालों से स्कॉलरशिप पर पढ़ती आ रही थी। अपनी दोस्त की बात मुझे बिल्कुल सही लगी थी और मुझे कॉलेज की तरफ से फिर से स्कॉलरशिप दे दी गई थी। खुशकिस्मती ये थी कि इस बार मुझे बहुत आसानी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। इस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर भी मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा था। शुरू-शुरू में यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां मुझे बहुत तंग करते थे, क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, मगर मैं हर तरह से उन सबको इग्नोर करने की कोशिश करती थी। वो जो लोग कहते, मैं उनको सुनकर अपने कानों से उड़ा दिया करती थी, क्योंकि मुझे उनकी बातों पर नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। कुछ लड़के मुझे छेड़ने की भी कोशिश करते थे, मैं उनको भी नज़रअंदाज करती थी। मैंने अब 3-4 घरों का ट्यूशन और बढ़ाया था और मैं रात को देर तक ट्यूशन में बिज़ी रहती थी, जिससे इतना फ़ायदा होता था कि मेरे पास थोड़े पैसे ज़्यादा आने लगे थे और मेरे यूनिवर्सिटी आने जाने का किराया निकल आता था। मुझे अपनी 4 साल तक पढ़ाई करनी थी, तब जाकर मेरी पढ़ाई पूरी होती। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी एक बिल्कुल ही अलग ज़िंदगी थी, मगर मैं यहाँ पर भी अपने आप को हमेशा और व्यस्त रखा करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि फ़िज़ूल की दोस्ती और फालतू कामों में पड़ने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरे सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जिनको मुझे निभाना है और अपने माता पिता के भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ना। एक बेटी होकर मेरे ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी का ही बोझ नहीं था, बल्कि अपने माता पिता की इज्जत को सलामत रखने का भी बोझ था। मैंने वहाँ अपनी दोस्तियाँ बहुत मामूली सी रखी थी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ की सारी लड़कियाँ मिलकर कभी किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही थी, तो कभी किसी की बर्थडे पार्टी होती थी और इन सब जगह जाने से मुझे डर भी लगता था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। इसी वजह से मैंने किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था, बस सिर्फ एक ही दोस्त बना रखी थी,
जिसका नाम अंजना था। वो भी मेरी तरह एक सिंपल और शरीफ परिवार की लड़की थी। यूनिवर्सिटी में सारे ही बिगड़े हुए घर के बच्चे पढ़ रहे थे। ऐसे में मुझे अपना आप यहाँ बहुत ही अजीब लगता था। मैं 3-4 दिन एक जैसे ही कपड़े पहनकर जाती थी, तो मुझे अपनी गरीबी और शर्मिंदगी बेहद महसूस होती थी। मगर मैंने कभी भी इस एहसास को खुद पर हावी नहीं होने दिया था और दिल लगाकर पढ़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी। ऐसे में मैं हर साल बेहतरीन नंबर लेकर पास हो रही थी। यूनिवर्सिटी में मेरे टीचर्स भी मेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, मगर कभी-कभी मेरे घर के हालात मुझे अपनी तरफ से इतना ज़्यादा परेशान कर देते थे कि कुछ दिनों के लिए पढ़ाई की तरफ से मेरा ध्यान बिल्कुल हट जाया करता था और मैं पढ़ाई में कमज़ोर होने लगती थी। मगर फिर कुछ दिन बाद मैं खुद को संभाल कर पढ़ाई में बिज़ी हो जाया करती थी। ये सब मेरे साथ कई सालों से होता आ रहा था। मैंने खुद से ही खुद को संभालना सीख लिया था। मैं अपना दुख दर्द किसी से नहीं बांटती थी। मैं बाहर से तो दुनिया के सामने मजबूत बनी रहती थी, मगर अकेले में घंटों तक बैठी अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचती रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भविष्य कैसा होगा। मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर पूरी उतर सकूंगी भी या नहीं। ये सारी सोचें मुझे हमेशा अपने घेरे में लिए रखती थी। वक्त गुजरता गया और मेरी पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी। मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे और मेरे एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही हफ्ता रह गया था। मैं रोज़ की तरह देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उस समय घर में लाइट भी नहीं थी, इसलिए मैं मोबाइल की टॉर्च में पढ़ाई कर रही थी। रोज़ रात को लाइट का चले जाना हमारे इलाके की मामूली बात थी, इसीलिए ये किसी को भी अजीब बात नहीं लगती थी। गर्मियों के दिन थे। मुझे कमरे में गर्मी महसूस हुई तो मैं उठकर किचन में आ गई। वहाँ पानी पिया और उसके बाद आंगन में किताबें लेकर बैठ गई। अभी मुझे वहाँ बैठे कुछ ही देर गुजरी थी, तभी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी। मम्मी अक्सर रातों को उठकर मुझे देखा करती थी। जब तक मैं सो नहीं जाती थी, वो भी सुकून की नींद नहीं सोती थी। मेरी बीच वाली बहन साक्षी रात को ही मेरे कपड़ों पर प्रेस करके रख देती थी और अंजना सुबह उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाया करती थी। इस घर में सभी मेरे लिए फिक्रमंद थे। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं फौरन से अपनी जगह से उठी और कमरे की तरफ चली गई थी। अभी मैं मम्मी के कमरे की तरफ गई ही थी, मुझे दोबारा से मम्मी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब हो रही है बेटी, हमें अभी के अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। इस समय कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा छाया हुआ था, हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी पापा को क्या हुआ? मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है, हमें जल्दी से तुम्हारे पापा को अस्पताल लेकर चलना होगा। मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं बाहर से कोई रिक्शा लेकर आती हूँ। दोनों बहनें भी शोर की आवाज़ से उठ गई थीं और वो दोनों भी मम्मी पापा के पास परेशान हालत में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से घर से बाहर आई। सड़क पर मैंने इधर उधर देखा तो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इस समय रात के 2 बज रहे थे। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे में मुझे कोई सवारी कैसे मिल सकती थी? इधर घर पर पापा की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कोई भी आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे मैं मदद मांग सकूं। मैं काफ़ी दूर सवारी की तलाश में चली आई थी, तब मुझे सड़क पर एक रिक्शा खड़ी हुई दिखाई दे गई थी। मैं फौरन भागकर उधर की तरफ गई और वहां पहुंच गई। मैंने रिक्शा वाले से कहा, भैया जल्दी से मेरे घर पर चलो, मगर इस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे साफ कह दिया कि बहुत रात हो गई है, इस समय मैं कोई सवारी नहीं ले सकता हूँ, मेरा अब घर जाने का समय हो गया है। उसकी बात सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा, देखो भैया, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। अगर हम उन्हें समय पर अस्पताल लेकर नहीं गए तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मेरी मदद करो, मेरे पापा को अस्पताल लेकर चलो, मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी आभारी रहूँगी। मैं रिक्शा ड्राइवर के आगे हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रही थी और उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। मुझे इस तरह रोता और गिड़गिड़ाता हुआ देखकर वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। मैं जल्दी से उसी की रिक्शा में बैठ गई थी और उसे अपने घर की तरफ लेकर चल पड़ी थी। जिस समय हम घर पहुंचे, मम्मी दरवाजे पर खड़ी हुई बुरी तरह से रो रही थी और मेरी दोनों बहनें पापा को संभाल रही थी क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी।
मैं, मम्मी और हम तीनों बहनों ने मिलकर जल्दी से पापा को रिक्शा में बिठाया था। दूसरी तरफ से मम्मी भी आकर बैठ गई थी। मम्मी ने दोनों बहनों से घर में ही रुकने को कहा था और दरवाज़ा ठीक से बंद करने को कह दिया था। वो दोनों भी बुरी तरह से सहमी हुई थी। हम लोग पापा को लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए थे। अस्पताल पहुंचते ही पापा को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर के मुताबिक पापा को हार्ट अटैक हुआ था। मम्मी वहीं पर बाहर बैठी रहीं। मम्मी लगातार रो रही थी और मैं उन्हें तसल्ली दे रही थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल भी डरा हुआ था। इस समय कोई भी तसल्ली मम्मी पर असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया था और अब तो काफ़ी देर भी गुजर चुकी थी। पापा अभी तक बाहर नहीं आए थे। मम्मी और मेरी नज़रें कमरे के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। आखिरकार काफ़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने हमसे कहा, पेशेंट को सारी रात अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। पेशेंट की कंडीशन अब कुछ हद तक बेहतर है। मैंने मम्मी को ज़बरदस्ती घर जाने को कहा, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अकेली इतनी बहादुर हो गई थी कि खुद भी अस्पताल में रुक सकती थी और अपना ख्याल खुद रख सकती थी। हालांकि मम्मी चाहती थी कि मैं घर चली जाऊं, क्योंकि अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, मगर मेरे लिए मेरे पापा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इसी वजह से मैं अस्पताल में ही रुकी रही थी। मगर मम्मी भी अस्पताल से घर वापस नहीं गई थी और मेरे साथ वहीं पर रुकी रहीं। जबकि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि पापा अब काफ़ी हद तक ठीक है, मगर फिर भी मम्मी का दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। सुबह होते ही मैं एग्ज़ाम देने के लिए चली गई, क्योंकि आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। दोपहर के समय जब मैं दोबारा से अस्पताल पहुंची, तो मम्मी मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई थी। मम्मी बुरी तरह से रो रही थी। मैंने हैरानी से मम्मी को देखा, क्योंकि कुछ घंटे पहले तो मम्मी बिल्कुल सुकून से थी। फिर मम्मी ने जो खबर मुझे सुनाई, उसने मेरे ऊपर बिजली गिरा दी थी। मेरे आने से कुछ समय पहले ही पापा की मौत हो गई थी। मैं अपनी जगह पर दंग खड़ी रह गई थी। मुझे आसपास सबकी आवाज़ें गूंजती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिल दुख से फटा जा रहा था, मगर इस समय मुझे हिम्मत रखनी थी और अपनी मम्मी और बहनों को सहारा देना था, उनको तसल्ली देनी थी और उनको समझाना था कि वो ऐसे ना रोएं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मम्मी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मेरी दोनों बहनें भी घर से अस्पताल आ गई थीं। हम सब पर जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। कुछ ही देर के बाद पापा के शव को घर ले जाने का इंतज़ाम हो गया था। जिस समय तक हम लोग पापा के शव को घर लेकर पहुँचे, उस समय तक दोपहर हो चुकी थी। घर में सारे ही रिश्तेदार जमा हो चुके थे। मेरी दोनों बहनें भी बुरी तरह से रो रही थी, मगर मैंने किसी तरह खुद को सबके सामने मजबूत जाहिर किया था और पापा का अंतिम संस्कार बेटी बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर किया था। कुछ देर बाद पापा का अंतिम संस्कार भी हो गया था। मैं अपने कमरे में बंद होकर पापा की फ़ोटो हाथ में लेकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपने दिल का सारा दुख बाहर कर रही थी, क्योंकि मैं किसी के सामने नहीं रोई थी। मैं अपने परिवार वालों के सामने खुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं तो खुद सबको तसल्ली दे रही थी। पापा के जाने का मुझे बहुत दुख था। वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। वो मुझे कामयाब होता देखना चाहते थे, मगर उनकी ज़िंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वो मुझे कामयाब होता देख सकें। उस समय मेरा दिल गम से फट रहा था, क्योंकि पापा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया था। आज उनके जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। पिता का साया सर से उठने के बाद कैसा महसूस होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जान गई थी। पापा अपनी बेटियों की शादी की फ़िक्र अपने दिल में लेकर इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी बहनों की शादी खुद करूँगी। पापा नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं उनके सर पर बड़ी बनकर हाथ रखूँगी और उनकी शादी अच्छे परिवारों में करवाऊँगी। अब दोनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी और मुझे हर हाल में अपनी ये जिम्मेदारी निभानी थी। मेरी दोनों बहनें भले ही मुझसे छोटी थी, मगर वो दोनों ही शादी के लायक थी। उनके लिए जो भी रिश्ता आ रहा था, वो हमारे हालात देखकर वापस चला जाता था। मगर कुछ दिनों के बाद साक्षी के लिए एक रिश्ता आ गया था। मम्मी चाहती थी कि पहले मेरी शादी हो, लेकिन मैं अपनी शादी करना नहीं चाहती थी। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं पहले अपनी बहनों की शादी करूंगी, बाद में अपने बारे में सोचूंगी। मेरी बहन के लिए जो रिश्ता आया था, मम्मी चाहती थी कि उसकी शादी यहीं से हो जाए, मगर जिस लड़की का पिता मर चुका हो, उस घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हों, उस घर की लड़की से कौन रिश्ता करता है। इसलिए हर बार की तरह इस रिश्ते से भी इनकार हो गया था। उस दिन मम्मी बहुत रोई थी। मम्मी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी।
मम्मी को यही फिक्र थी कि कहीं हम तीनों बेटियां बाप के घर की दहलीज पर ही बूढ़ी न हो जाएं। मैं मम्मी को तसल्ली देने की कोशिश करती, मगर मैं भी जानती थी कि इस समय मेरे पास भी कुछ नहीं है। इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं हाथ में डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरने लगी थी, मगर कहीं भी रिश्वत के बिना मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो कहीं मुझे अपनी इज्जत के बदले काम मिल रहा था। मैं कुछ भी कर सकती थी, अपनी इज्जत को और माता पिता की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती थी। मैं जहाँ भी नौकरी की तलाश में जाती, वो लोग इंटरव्यू के बाद मुझसे रिश्वत मांगते थे। कई बार तो इंटरव्यू पास हो गया था, मगर बाद में मुझे पता चला कि मालिक मेरे साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। कई ने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की थी, जिनसे मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई थी। ना तो मेरे पास रिश्वत के पैसे थे और ना ही मैं अपने माता पिता के भरोसे को तोड़ना चाहती थी। इस तरह ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया था और उन लोगों को मेरी बहन पसंद आ गई थी। मम्मी ने फ़ौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि वो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इसी वजह से मम्मी फ़ौरन ही इस रिश्ते के लिए मान गई थी। मगर सच तो ये था कि मेरी बहन की शादी करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरी एक बहन का रिश्ता तय हुआ तो मम्मी के दिल को कुछ सुकून मिला था, मगर वो अभी भी मेरे लिए परेशान थी और कहती थी कि तुम घर की सबसे बड़ी बेटी हो, पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी, मगर तुम जिम्मेदारी में घिर गई हो। मैंने माँ को तसल्ली दी और कहा कि माँ, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। मेरी तो अब रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। पापा के जाने के बाद मम्मी और भी ज़्यादा फिक्रमंद रहने लगी थी। अभी तक कहीं भी मेरी नौकरी का बंदोबस्त नहीं हुआ था और अब मेरी बहन की शादी भी सर पर खड़ी थी। मम्मी ने उन लोगों से कुछ महीनों का समय ले लिया था, क्योंकि मम्मी को लग रहा था कि जल्द ही मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आसानी से अपनी बहन की शादी कर सकूंगी। अब मैं मम्मी को कैसे समझाती कि मेरी नौकरी लगना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हर जगह या तो मुझसे रिश्वत मांगी जा रही थी या फिर मुझे अपनी इज्जत को कुर्बान करना पड़ता। रिश्वत में देने के लिए भी लाखों रुपए मैं कहाँ से लाती। मैं रोज़ सुबह सवेरे घर से नौकरी की तलाश में निकल जाती और जगह जगह मारी मारी फिरती थी। जहाँ कहीं से भी नौकरी मिलने की थोड़ी बहुत भी उम्मीद होती तो मैं वहीं पहुँच जाया करती थी। मगर शाम को जब मैं सर झुकाकर और मुंह लटकाकर घर के अंदर दाखिल होती थी, तो मम्मी मेरा चेहरा देखते ही समझ जाया करती थी कि आज भी मुझे नौकरी नहीं मिली है और खाली हाथी मैं घर वापस आ गई हूँ। अब तो मुझे घर जाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मेरी मम्मी और मेरी बहनों की मेरे साथ बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई थी और मैं उनमें से किसी एक की भी उम्मीद पूरी नहीं कर पा रही थी। मेरी बहन की शादी भी करीब आ रही थी। दिन गुजरते चले जा रहे थे। अब तो मम्मी को भी परेशानी होने लगी थी। मैं जब भी घर वापस आती थी तो मम्मी मुझसे यही सवाल पूछती थी कि क्या आज भी तुम्हें नौकरी नहीं मिली, और मैं खामोशी से सर झुका दिया करती थी। घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं थी। पापा जो कुछ कमाते थे उन्हीं पैसों से हमारा घर चल रहा था और अब तो पापा भी नहीं रहे थे। अब तो उनकी आमदनी आनी भी बंद हो चुकी थी। मैं जो बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी वो भी अब काफ़ी कम हो चुकी थी। काफ़ी सारे बच्चे ट्यूशन छोड़ चुके थे, क्योंकि या तो मैं उन बच्चों को ट्यूशन दे सकती थी या फिर नौकरी की तलाश में फिर सकती थी। एक समय ऐसा आया कि मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। मम्मी के सामने हाथ फैलाने से मुझे शर्मिंदगी होती थी। मुझे उन्हें पैसे देने चाहिए थे और मैं उनसे अपने किराए के लिए पैसे मांग रही थी। फिर मैंने मम्मी से किराए के लिए पैसे मांगने भी बंद कर दिए थे और पैदल ही हर जगह की यात्रा करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि मेरे पैरों में अब छाले भी पड़ गए थे और मेरी सैंडल भी जगह जगह से घिस चुकी थी। मगर इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मेरी काबिलियत के बलबूते पर नौकरी मुझे नहीं मिल सकी थी और रिश्वत देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैंने देखा कि नौकरी मिलना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है और घर के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं, मैं एक दिन एक बच्चे के घर से ट्यूशन पढ़ाकर निकल रही थी। रास्ते में मैंने देखा कि एक ठेले वाला ठेले पर मोमोज, बर्गर, चाउमीन जैसे आइटम बना रहा था, जिसे बच्चे बड़े खूब शौक से खा रहे थे और पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत कुकिंग तो मुझसे भी आती है और बाकी जो कुछ मुझसे नहीं आता उसमें मम्मी मेरी मदद कर देंगी। जब मैं घर आई तो मैंने इस बारे में गहराई से सोचा। सब जगह से मायूस होकर मैंने इस काम को अंजाम दिया था। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे उनसे मैं फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बाजार से खरीद कर लाई
और मम्मी से इस बारे में डिस्कशन किया तो मम्मी को भी मेरा आइडिया अच्छा लगा था। पहले तो मम्मी को हैरानी हुई थी। मम्मी कहने लगी, बेटा, पीछे वाली गली में एक छोटा सा गोदाम है जहाँ से लोग ठेला लेकर निकलते हैं। कोई ठेले पर सब्जी बेचता है तो कोई फल बेचता है। तुम भी ठेला वहीं से ले लो। अगले दिन जब मैं गोदाम के मालिक के पास ठेला किराए पर लेने के लिए गई तो उसने मेरी बात सुनकर मुझे हैरानी से देखा और मुझसे कहने लगा कि एक तो तुम लड़की हो और दूसरी बात तुम शक्ल से पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लगती हो। इतना कहते हुए उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा था। उसकी बात सुनकर मैंने ठंडी सांस ली और उनसे कहा कि क्या हुआ अगर मैं लड़की हूँ तो? अगर किसी लड़की को इस समाज में लड़की समझकर नौकरी नहीं मिल रही तो फिर वो लड़की क्या करे? एक पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती और उसके पास रिश्वत देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो फिर वो अपने घर का बोझ उठाने के लिए इज्जत से पैसा कमाने का यही तरीका निकाल सकती है। मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से बीए किया है और बहुत ही अच्छे नंबर लाई हूँ। मैं इज्जतदार पिता की इज्जतदार बेटी हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये समाज मुझे बहुत ज़्यादा लाचार कर चुका है क्योंकि मेरे पिता की मौत हो चुकी है और उनकी चाहत थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिख कर किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाऊं और मुझे पढ़ाने के लिए मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने मुझे अपना बेटा समझा और चाहा कि मैं एक बेटे की तरह उनका सहारा बनूं। लेकिन अब जब इसका सिला देने का समय आया तो मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। जहां जा रही हूं सब लोग ही मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इतना कहते हुए मेरे शब्दों में दुख था। उस इंसान ने ध्यान से मेरी बात सुनी और फिर मुझसे कहने लगा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें किराए पर ठेला दे दूंगा और मुझे गर्व है ऐसी बेटी पर जो रास्ते में आती हुई कठिनाइयों से डगमगाई नहीं। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें एडवांस पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगले महीने जब तुम्हारे पास पैसे हों तो दे जाना बेटी। मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी 5 बेटियाँ हैं और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि वो मेरी बेटियों की सोच भी तुम्हारी तरह कर दे। अगर हर घर में तुम्हारी जैसी बेटी होगी तो माता पिता को बेटियां बोझ नहीं लगेंगी। उसने मुश्किल से अपने आंसू छुपाते हुए कहा था और फिर मुझे एक ठेला भी दे दिया था। मैं उनका थैंक यू बोलकर घर आ गई थी। मैंने, मेरी बहनों ने और माँ ने मिलकर बर्गर, चाउमीन, मोमोज और फ्रेंच फ्राइज जैसे कुछ आइटम तैयार किए और फिर शाम के समय ठेला लेकर अपने घर से बाहर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे जिनको मैं अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी और मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने क्यों अपनी ज़िंदगी के इतने साल पढ़ाई को सौंप दिए थे। अगर मैं किसी जगह पर छोटी मोटी नौकरी कर लेती तो इतना कमा लेती कि मैं अपनी बहन की शादी कर देती। मैं जो नौकरी करती थी उसके भी सारे पैसे मैंने अपनी पढ़ाई में लगा दिए। अब मैं इस समय बिल्कुल ही खाली हाथ थी और बाकी के पैसे इस काम में लग गए थे। अब यही सब कुछ मेरा सहारा था, यहीं से मैं पैसे कमा सकती थी। काफ़ी देर तक मैं अपने ठेले के पास खड़ी फूट फूट कर रोती रही थी। पापा के मरने के बाद आज एक बार फिर से मैं खुद को टूटा और बिखरा हुआ सा महसूस कर रही थी। मेरी नज़र जब भी इस ठेले की तरफ उठ रही थी, मेरी आंखों के सामने वो गुजरे हुए वो साल घूम जाते थे जब मैं दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उस समय मेरी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर मैं अपने माता पिता की सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। आज खुद की यह हालत देखकर मुझे खुद पर ही तरस आ रहा था। पूरा दिन मैं वहीं सड़क पर ठेला लेकर खड़ी रही थी और सारा सामान ऐसे ही ठेले पर रखा हुआ था। कुछ लोग आए थे, कुछ ने चाउमीन ली थी तो कुछ ने मोमोज लिए थे। लोगों को ये सब कुछ पसंद आया था। कुछ लोगों ने वहीं खड़े होकर खाया था तो कुछ लोगों ने घर ले जाने के लिए पैक भी करवाया था। रात तक मेरे पास इतने पैसे जमा हो चुके थे। मैं वो ठेला लेकर दोबारा से गोदाम में चली गई और आज की पूरी कमाई ईमानदारी के साथ गोदाम के मालिक के हाथ में रख दी। उस गोदाम के मालिक ने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं शाम को इस ठेले को वहीं खड़ा कर सकती हूँ जिसकी वो हिफाजत करेंगे। मैंने उनको दूसरे लोगों की तरह ठेले का एडवांस दे दिया था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मैंने तो तुमसे कहा भी था कि मुझे एडवांस नहीं चाहिए, अगले महीने तुम मुझे इसका किराया दे देना, मगर तुम नहीं मानी। मैंने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए थी, आपका सहारा नहीं। उसने अपने एडवांस के पैसे लिए और बाकी के बचे हुए पैसे मुझे दे दिए थे। मैं खुशी खुशी वहाँ से अपने घर की तरफ आ गई थी। मम्मी दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रही थी, मगर आज उनके दिल में सुकून था, कोई फिक्र नहीं थी। मुझे देखकर मम्मी ने मुझसे कहा कि क्या हुआ बेटी, कितने पैसों का फ़ायदा हुआ? मैंने जब मम्मी को पैसे दिखाए तो मम्मी खुश हो गई और कहने लगी, इन पैसे से तो हमारे 2-3 दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा। उस दिन मेरी दोनों बहनें भी बहुत खुश हुई थीं
और उन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी, आज पापा की आत्मा को बहुत सुकून मिला होगा और वो बहुत खुश हुए होंगे। मैं भी खुश हुई थी और मैं जानती थी कि ऊपर वाला धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगा। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी, तुम्हें नौकरी ना मिलने पर भी ऊपर वाले की कोई भलाई छुपी हुई थी, इसीलिए उदास होने और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लिया था, लेकिन हम तीनों बहनें इस बात से अनजान भी थे कि मम्मी के दिल में दर्द हुआ है, मगर वो मेरे सामने जाहिर नहीं कर रही थी। मेरा काम अब इसी तरह से चलने लगा था। मेरी दोनों बहनें मेरा साथ दिया करती थी और मम्मी भी, और मैं अकेली बाहर आकर फास्ट फूड का ठेला लगाया करती थी। आज भी रोज़ के जैसा ही दिन था और काफ़ी गर्मी हो रही थी। पसीना एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक रहा था। सूरज सर पर खड़ा हुआ था। ऐसे में हर कोई गर्मी से बेहाल हो रहा था और छाया की तलाश में था। मगर मैं फिर भी सड़क पर खड़ी थी, क्योंकि यहाँ खड़े होने से मेरे ठेले से काफ़ी ज़्यादा सामान बिकता था। अगर मैं छाँव में जाने की कोशिश करती तो वो जगह सड़क से थोड़ी दूर हट जाती थी। इस तरह वहाँ कस्टमर कम आते थे। इसी वजह से मैं यहाँ सड़क पर ही आ गई थी। मगर आज गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से सड़कें भी सुनसान पड़ी हुई थी। दोपहर हो चुकी थी और मैं अभी भी वहीं पर मौजूद थी। अभी तक मेरे ठेले से बहुत कम ही सामान बिका था। मैं सब कुछ बिक जाने की प्रार्थना कर रही थी ताकि मुझे इसके अच्छे पैसे मिल सकें, क्योंकि मेरी बहन की शादी अब करीब आ रही थी। इसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने थे। यहाँ तक कि बहन की शादी के लिए पैसे बचाने के लिए भी हम लोग घर में अपना पेट काट कर गुजारा कर रहे थे। रात हो गई थी। रात को ज़्यादातर लोग घूमने फिरने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और खाना पीना करते हैं। रात के समय तो मेरी काफ़ी अच्छी बिक्री हो गई थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब मैं अपने ठेले का सारा सामान पैक कर रही थी और घर जाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय मैंने सड़क के किनारे एक लड़की को देखा। उसके साथ 2 साल का बच्चा भी मौजूद था। वो लड़की बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और किसी बात को लेकर बहुत डरी हुई है। मैंने एक नज़र इस लड़की की तरफ देखा, मगर वो लड़की मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। वो बार-बार इधर-उधर देख रही थी। शायद वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी। मैं काफ़ी देर तक इस लड़की की हरकत को ध्यान से देख रही थी। इतनी ही देर में वही लड़की वहाँ से हटकर मेरे ठेले के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने अपने दुपट्टे से अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ था और अपने साथ मौजूद 2 साल के बच्चे का हाथ मजबूती से थामा हुआ था। मैंने एक पल के लिए सोचा कि इस लड़की से पूछूं कि क्या परेशानी है इसको, मगर फिर मैं खामोश रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की किसी बड़े घर की हो और मुझ गरीब पर बरस जाए। इसी वजह से मैं खामोशी से उसे देखती रही थी। उसके साथ मौजूद बच्चा शायद अब थकने लगा था। उसका चेहरा थकावट से लाल हो रहा था। देखने में वो दोनों किसी अच्छे घर के लग रहे थे। ऐसे में उन दोनों का इस तरह बीच सड़क पर इतनी रात को खड़े होना मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद उस बच्चे ने इस लड़की से कहा कि उसे भूख लग रही है, जिस पर उस लड़की ने उस बच्चे को देखा और कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ खाने के लिए ले लूँगी। मगर वो बच्चा शायद काफ़ी देर से भूखा था, इसलिए उससे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रोना शुरू हो गया था, मगर वो लड़की फिर भी इस बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लेने गई। मैंने ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा तो उसके हाथ में कोई पर्स नहीं था। मैं समझ गई थी कि इस लड़की के पास पैसे नहीं हैं, तभी तो वो इस बच्चे के लिए खाने को कुछ भी नहीं ले पा रही है। उस बच्चे ने मेरा ठेला देखा तो उसने अपने साथ मौजूद लड़की से जिद करनी शुरू कर दी कि उसे बर्गर मोमोज खाने हैं, लेकिन उस लड़की ने उस बच्चे को डांट दिया। कुछ देर के लिए वो बच्चा खामोश हो गया था, मगर फिर से वो ठेले पर मौजूद चीज़ों को देखने लगा। वो लड़की कभी उसे डांट देती तो कभी प्यार से टाल देती थी। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं किसी को भूखा नहीं देख सकती थी। वो एक मासूम बच्चा था और भूख से बिलख रहा था। मैंने अपने पहले से एक प्लेट मोमोज बनाए और उसे दे दिए। उसके साथ मौजूद लड़की ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा कि आप इसे रख लीजिए, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। इतनी देर में वही बच्चा मुझसे मोमोज की प्लेट ले चुका था। उस लड़की ने इस बच्चे के हाथ से प्लेट लेकर मेरी तरफ वापस बढ़ा दी। वो बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगा। शायद अब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मैंने दोबारा से मोमोज की प्लेट उस बच्चे को पकड़ा दी और उस लड़की की तरफ देखकर कहा कि कोई बात नहीं है बहन, बच्चा है, आप पैसे मत दीजिए, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। फिर कुछ सोचकर मैंने उस लड़की से कहा
कि अगर आपको भी भूख लग रही है तो आप भी कुछ ले सकती हैं, पैसों की फिक्र मत कीजिए। ये बात सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर एकदम ही घबरा गई थी, क्योंकि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह फूट फूट कर रोने लगेगी। काफ़ी देर के बाद वो लड़की खामोश हुई तो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो मेरे इस बच्चे को अपने साथ घर ले चलो। रात काफ़ी हो रही है और मेरे पास कहीं सर छुपाने की जगह नहीं है। मैं सड़क पर इधर उधर फिर रही हूँ, मेरी इज्जत सलामत नहीं है। मैं कल सुबह होते ही तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। मैं हैरानी से उस लड़की की बात सुन रही थी। मैं तो उसकी सिर्फ इतनी मदद कर सकती थी कि उसे खाने के लिए अपने ठेले से कुछ दे दूं। इससे ज्यादा मदद करना मेरे बस में नहीं था। मगर इस लड़की ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी कि तुम एक लड़की हो, मेरी तकलीफ तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, मुझे भी अपने साथ अपने घर ले चलो, यहाँ मेरी इज्जत सलामत नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी और मुझे इस लड़की पर भी तरस आया था। मैं सोचने लगी कि अगर मैं इसको यहाँ छोड़कर चली गई और इस लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो इसकी जिम्मेदार शायद मैं होंगी। मैं भी एक लड़की थी। मैं जानती थी कि जब मैं नौकरी की तलाश में लोगों के पास जाया करती थी तो वो लोग मुझे कितनी गंदी नज़र से देखते थे और मेरे साथ साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते थे। ऊपर वाले ने मेरी इज्जत सलामत रखी थी और मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करने में कामयाब रही थी। लेकिन इस लड़की के साथ मासूम बच्चा भी है और ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं इस लड़की की हिफाजत करूंगी और फिर मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर घर आ गई थी। मैं इस लड़की और इसके 2 साल के बच्चे को अपने साथ लेकर घर में दाखिल हुई तो मेरी मम्मी और दोनों बहनें चौंक गई थी। वो इस लड़की और उसके साथ मौजूद बच्चे को देखने लगी। मैंने अपनी बहन से कहा, जाकर उनके लिए कुछ खाने का लाओ और इन दोनों को कुछ खाने को दे दो। मम्मी भी हैरानी से इस लड़की को देख रही थी। मेरी बहन साक्षी इस लड़की और इस बच्चे को अंदर ले गई। फिर मैंने उनको पूरी बात बताई कि किस तरह से वो लड़की दोपहर से लेकर अब तक वहीं सड़क पर खड़ी थी। अब आधी रात का समय हो चुका था। ऐसे में उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या होता। मगर मम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा कि हम इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानते। ऐसा ना हो कि उल्टा कोई मुसीबत ही हमारे गले पड़ जाए। न जाने ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, हमें कुछ भी नहीं पता है। और ये लड़की खुद कह रही है कि इसकी इज्जत सलामत नहीं है। क्या पता इसे किससे डर है। मम्मी की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। मगर मम्मी से मैंने कहा कि आज रात तो इसको यहाँ रहने दीजिए, कल सुबह देखते हैं क्या होता है। कल सुबह इसके घर वालों का पता करके मैं इसे वहीं भेज दूंगी। मेरी बात सुनकर मम्मी इस समय खामोश हो गई थी, मगर उनके चेहरे से फिक्र गायब नहीं हुई थी। वो लड़की मेरी बहनों के कमरे में इस बच्चे के साथ सो रही थी। मैं भी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, मगर थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुल गई थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी सो रही थी कि अचानक मेरी आंख खुली। अभी तक मेरी नींद पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। इतने में ही मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और बाहर आंगन में आई तो कोई मेरे घर का दरवाज़ा बुरी तरह से बजा रहा था। पुलिस के सायरन की आवाज़ें भी गूंज रही थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल रही थी। सब लोग जाग गए थे और आंगन में आ गए थे। मैंने आगे बढ़कर हिम्मत करके घर का दरवाज़ा खोल दिया तो देखा कि दरवाजे पर 2 आदमी खड़े हुए थे और उनके पीछे पुलिस वाले भी खड़े थे। वो दोनों आदमी मुझे धक्का देकर मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। इसमें से एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कहाँ है मेरी बेटी? मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। मेरी मम्मी और बहनें भी बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी और वो डर रही थी। इतने में ही वो लड़की भी कमरे से बाहर निकल आई थी और रोते हुए उस आदमी के गले लग गई। उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया और इस लड़की को अपने साथ लगा लिया। वो आदमी इस लड़की से कह रहा था कि तुम कहाँ चली गई थी मेरी बेटी? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। उस लड़की ने रोते हुए उस आदमी को सारी बात बता दी कि इस लड़की के पति ने उसे बेचने की कोशिश की थी, मगर आज वो कितनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग आई थी। लेकिन उसको उसके घर का रास्ता नहीं पता था। वो लड़की इस तरह मुझे मिल गई और उसने मुझसे मदद मांगी और मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने उसे यहाँ सहारा दिया। उसने सब कुछ अपने पिता को डिटेल से बता दिया। उस आदमी ने आगे बढ़कर मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि बेटी मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था तुम ज़बरदस्ती मेरी बेटी को अपने घर में ले आई हो, क्योंकि मेरी बेटी सुबह से गायब थी, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए मैं बुरी तरह से घबरा गया था। वो मुझसे और मेरे परिवार वालों से माफ़ी मांगकर अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चला गया था। मगर उसने जाते जाते अपना कार्ड मुझे दिया था और कहने लगा कि किसी दिन हमारे घर ज़रूर आना।
मैंने उस आदमी के हाथ से वो कार्ड लिया था। वो लड़की सही सलामत अपने घर जा चुकी थी। उस आदमी के जाने के बाद मैंने इस कार्ड को ध्यान से देखा। उस आदमी के कार्ड पर एक फेमस कंपनी का नाम लिखा हुआ था, जहां मैं कई बार इंटरव्यू देने के लिए जा चुकी थी, मगर हर बार नाकाम रही थी। मैंने बुझे हुए दिल के साथ इस कार्ड को देखा और पास रखे हुए कचरे के डिब्बे की तरफ उछाल दिया। वो लड़की सही सलामत अपने घर पहुंच चुकी थी। मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई थी। धीरे धीरे इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए थे। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, जो ड्राइवर के कपड़ों में था। उसने उस आदमी का नाम लिया जो उस दिन अपनी बेटी को यहाँ से लेकर गया था, और मुझसे कहा कि मालिक ने आपके लिए गाड़ी भेजी है और आपको मिलने के लिए बुलाया है। मैं घबरा गई थी। मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं जाऊंगी। मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि इतना अमीर आदमी मुझसे क्यों मिलना चाहता है। मम्मी को डर लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, मगर मैं फिर भी इस ड्राइवर के साथ चली गई थी। वो ड्राइवर मुझे उस आदमी के ऑफिस ले गया। वो आदमी मेरी बहुत इज्जत कर रहा था और बेटी बेटी कह रहा था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, नौकरी की तलाश में तुमने बहुत की, और पिता के ना होने के बाद तुम अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठा रही हो, और तुम अपनी बहनों की शादी भी करना चाहती हो, लेकिन गरीब होने के कारण कोई अच्छी और इज्जतदार नौकरी मिलने की वजह से तुम फास्ट फूड का ठेला लगा रही हो। एक लड़की होकर मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तुम चाहो तो यहाँ नौकरी कर सकती हो। उस आदमी की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, मगर मैंने उस आदमी से कहा कि मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी की मदद की थी, और ये सब कुछ भलाई के नाते और इसीलिए किया था कि आपकी बेटी भी मेरी तरह एक लड़की ही है। उनकी मदद करने में मेरा कोई लालच नहीं था, बल्कि मैं तो आपकी बेटी को जानती भी नहीं थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये नौकरी तुम्हें सिर्फ तुम्हारी काबिलियत के बलबूते पर मिल रही है, कल आकर ज्वाइन कर लेना। मैं उसके ऑफिस से निकली तो बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी भलाई का सिला मुझे इस तरह से मिलेगा। अगले दिन से मैंने नौकरी ज्वाइन की और मुझे वहाँ खूब इज्जत दी गई। मैं अब इज्जत से पैसा कमाने लगी थी, और पूरे 3 महीने बाद मैंने अपनी बहन की शादी भी कर दी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, 4 साल बीत गए, और इन 4 सालों में मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करके उनको उनके घर का कर दिया और अपने पिता के फर्ज को पूरा कर दिया। बस अब मम्मी चाहती थी कि मेरी भी शादी हो जाए, लेकिन मैं अभी भी नौकरी कर रही हूँ। मैंने नौकरी करके अपने घर के हालात काफ़ी बेहतर कर दिए। एक बेटा जो कभी अपने माता पिता की ज़िंदगी को संवारता है, उनकी मदद करता है, ऐसा बेटियां भी कर सकती हैं जब आप बेटियों को उड़ने दें, ना कि उनके पर काट दें। मेरे माता पिता ने मुझे उड़ान दी, मुझे कुछ कर दिखाने का हौसला दिया। कठिनाइयां तो सबके रास्ते में आती हैं, लेकिन बेटी अगर अपनी इज्जत बचाकर भी अपने पूरे परिवार का बोझ उठा ले, तो बेटे से कम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।